आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशन को, और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, या हमने सॉरी फिनिश किया था एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वन को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, जिससे पहले आप इस लेक्चर के लिए आए, क्योंकि ये है आपके अपने बेनिफिट के लिए। तो इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, लेकिन यहाँ पे वो टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। ऑलराइट, हमारे पास डिस्कशन होगा इंट्रोडक्शन पे, एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स पे, फंक्शंस एंड रोल पे, स्ट्रक्चर पे, गवर्निंग काउंसिल पे, रीजनल काउंसिलिंग पे, स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स एंड सेल्स पे, 3 ईयर एक्शन एजेंडा पे, और कंपोजिशन पे। ऑलराइट, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो प्लीज अटेंटिव रहिएगा इस लेक्चर के दौरान, और प्लीज केयरफुल रहिएगा इस लेक्चर को सुनते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम अपना गोल्डन रूल फॉलो करेंगे, जो कि हम फॉलो करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से सीरीज में। फुल फॉर्म, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, और थर्ड है हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है फुल फॉर्म। तो नीति का मतलब है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑलराइट, तो शॉर्ट में हो गया नीति। सेकंड, अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, एस्टैब्लिशमेंट ईयर की तो बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 2015 में। ऑलराइट, और अगर हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, तो बेसिकली नीति आयोग जो है वो बेसिकली काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। ऑलराइट, तो ये था बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्टैब्लिश हुआ 2015 में। पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ऑलराइट, नीति आयोग जो है वो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की, जो कि है पॉलिसी थिंक टैंक और प्रीमियर प्लानिंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ऑलराइट, स्टैब्लिश हुआ 1 जनवरी 2015 को, जो मैं आपको बता चुका हूं। रिप्लेस किया इसने ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन को, और फोस्टर करने के लिए सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्री में। तो प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें, और हम इसको फोस्टर सस्टेनेबल या इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री क्यों बोल रहे हैं, तो आपको बताऊं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए नीति आयोग फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको लिटिल बिट आइडिया लग गया होगा नीति आयोग के बारे में। आइए से फुल फ्लैजली स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम जा रहे हैं अब नीति आयोग के एस्टैब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखने। नीति आयोग जो था वो फॉर्म हुआ थ्रू रिसोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जो कि क्रिएटेड हुआ था टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्ट्रेटन करने के लिए इन्वॉल्वमेंट स्टेट्स का इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट प्रोसेस के लिए। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये था साल आपका 1950 का, जब हमारे पास आया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, ऑलराइट, और जो प्लानिंग कमीशन था बेसिकली आपका वो था स्टैब्लिश ऑन पैटर्न ऑफ
यूएसएसआर के तौर पे। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर मैं आपको वापस ले जाऊं इकोनॉमिक लेक्चर में, अब मैं आपको बताऊंगा एक चीज कि वो क्या थी, रिसोर्सेज, स्कार्सिटी, इकोनॉमिक प्लानिंग। इन चीज को आपको याद है? तो बेसिकली क्या होता है कि इकोनॉमी में या फिर हम बात करें नेशन में, तो जो रिसोर्सेज हैं हम जानते हैं कि वो लिमिटेड होती है, ये स्कार्सिटी में होते हैं, इसीलिए इनका जो इफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग है वो रिक्वायरमेंट में होती है। तो जो कंट्री हैं जैसे कि यूएसए की हम बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करें, इनके पास ये प्रैक्टिस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसका मतलब हुआ कि सिर्फ मार्केट फोर्सेस जो हैं डिमांड एंड सप्लाई की, वो डिसाइड करेंगी कि रिसोर्सेज जो हैं किस हिसाब से मैनेज हो रहे हैं। लेकिन जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसएसआर हो गया आपका, जिसका मतलब था यूनियन ऑफ सोशलिस्ट, सॉरी सोवरन है यहाँ पे, यूनियन ऑफ सोवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ऑलराइट, तो ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली ये फॉलो करती हैं सोशलिज्म को। ऑलराइट, और इस सोशलिज्म के पैटर्न पे हमारे पास है प्लानिंग कमीशन। तो सोशलिज्म क्या होता है बेसिकली कि हम जानते हैं कैपिटलिज्म क्या मतलब है, लेकिन सोशलिज्म से क्या मतलब है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये होता है आपका कमांड इकोनॉमी का एग्जांपल, जिसमें कि इंस्टेड ऑफ द मार्केट फोर्सेस टू डिसाइड द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, या फिर हम कहें टू आंसर थ्री मेन क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। जो गवर्नमेंट है वो चार्ज लेगी और प्रॉपर प्लानिंग बनाएगी, और हम कहें एंश्योर करेगी एग्जीक्यूशन। ऑलराइट, तो ये होती है कमांड इकोनॉमी, कि मार्केट फोर्सेस की जगह पे, जैसे डिमांड एंड सप्लाई की जगह पे, जो रिसोर्सेज है उनका जो यूसेज है, या फिर जो थ्री मेन क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के, उनका आंसर देने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, प्लानिंग करेगी, एग्जीक्यूशन को अंजाम देगी। तो अब यहाँ पे हमने देखा इकोनॉमिक क्वेश्चंस, थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस, तो वो क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके इनकी तरह, व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके बाद आएगा आपका हाउ टू प्रोड्यूस, फिर आएगा आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। ऑलराइट, क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस होना चाहिए, और किसके लिए प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस में आपके दो आते हैं, एल और CIT। ऑलराइट, फॉर होम टू प्रोड्यूस में यानी किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, अपर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, क्लासेस के लिए। तो ये जो तीन क्वेश्चंस हैं इसको कौन आंसर करता है, गवर्नमेंट आंसर करती है, और ये होता है आपका कमांड इकोनॉमी। लेकिन कैपिटलिज्म में यहाँ पे आते हैं प्राइवेट प्लेयर्स जो कि ये चीज डिसाइड करते हैं। तो कैपिटलिज्म में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं बेसिकली वो फोकस करते हैं एक चीज पे जिसे हम जानते हैं प्रॉफिट के तौर, सिर्फ प्रॉफिट के तौर पे। लेकिन कमांड इकोनॉमी में ये बिलीव करते हैं सोशल जस्टिस पे। ऑलराइट, इसी वजह से हमने स्टैब्लिश किया था प्लानिंग कमीशन को। जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, PCI, बेसिकली उन्होंने एक चार्ज ले लिया
प्लान फॉर्मुलेशन के लिए, और आप कहें फॉर्मुलेट करने के लिए प्लान को, फॉर दी मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए बेसिकली, उस तरीके से या उस मैनर में कि हम आंसर कर पाए 3 मेन इकोनॉमिक क्वेश्चंस को। ऑलराइट, ओके, तो ये हुआ था ऑलराइट प्लानिंग कमीशन के बाद। और ये जो प्लान्स थे बेसिकली, इनको हम फेमसली जानते हैं 5 ईयर प्लान के तौर पे। और बेसिकली ये थे आपके 12 5 ईयर प्लान्स जो कि फॉर्मुलेट किए गए प्लानिंग कमीशन के द्वारा। जो लास्ट था आपका 12th 5 ईयर प्लान, वो आपका खत्म हुआ 2012 से 2017 के बीच में। ऑलराइट, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन था वो रिप्लेस्ड हो गया बाय नीति आयोग, न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बाद इन द ईयर ऑफ 2015 में, जिसने कि रिप्लेस कर दिया था बाकी प्लानिंग कमीशन को। ओके, तो अब क्वेश्चन सवाल ये उठता है यहाँ पे कि इसकी जरूरत क्या थी। ये जो प्लानिंग कमीशन था जो कि फॉर्मुलेट हुआ आपका 12 5 ईयर प्लान्स बना चुका था, उसको हमने रिप्लेस क्यों करा? क्योंकि आफ्टर कहें कि 1991 बाद, मेनली 1991 के बाद ही जब इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल, या फिर आप कहें सॉरी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं और हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में भी अपकमिंग लेक्चर्स में। 1991 में इंडिया ने लॉन्च किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, जिसने इंट्रोड्यूस किया 3 मेन पिलर्स को इंडियन इकोनॉमी में। ये पिलर्स थे आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो आइडिया था कमांड इकोनॉमी का, जिसको कि अडॉप्टेड था, जिसे अडॉप्ट किया बेसिकली, अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसएसआर, और इसके बेसिस पे ही हमने प्लानिंग कमीशन को बनाया था। तो ये जो आइडिया था, ये आइडिया हमारे लिए फिजिबल नहीं हुआ इकोनॉमी के लिए अच्छे से काम करने के लिए 1991 तक। और 1991 के बाद हमने बेसिकली इसको रिप्लेस करने की कोशिश करी विथ लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के साथ में। ऑलराइट, हमने रेगुलेशंस को कम कर दिया, हमने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया और हमने ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया, जहां पे कि कैपिटलिज्म जो था वो ज्यादा शेयर में था। इसी वजह से जो पुराना प्लानिंग कमीशन था हमारे पास, जो पुराना प्लानिंग कमीशन था, वो बेसिकली अब पार पे नहीं था, या आप कहें कि फिजिबल नहीं था हमारे लिए, हमारी नीड्स के लिए, जो नई नीड्स जनरेट हुई इसकी वजह से। इसी वजह से कि ये साल था 2015 का, जब हमने नीति आयोग को फॉर्म किया और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। ऑलराइट, अब ये थे वो पॉइंट्स जो मैं आपको बता चुका हूँ। वो जो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई हो अच्छे से। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था नीति आयोग का, वो ये था इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करना, एनहांस करना सोशल डेवलपमेंट को, और एंश्योर करना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंडिया की पॉलिसी फ्रेमवर्क में। ऑलराइट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका मतलब क्या हुआ कि फेडरल से आप क्या समझते हैं, पहले ये बताइए कि फेडरल से आप पहले क्या समझते हैं। तो बेसिकली जो फेडरल वर्ड है आपका, उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेट्स। अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया जो है बेसिकली वो एक कंट्री है, लेकिन इंडिया में यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं। जो 28 स्टेट्स हैं बेसिकली ये फॉर्मुलेट करते हैं कंट्री को, इंडिया को।
ऑलराइट, और यहाँ पे कई यूटीज भी हैं। तो ये जो स्टेट्स है या यूटीज हैं बेसिकली ये फॉर्मुलेट होती करती हैं इंडिया को। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे है फेडरल गवर्नमेंट या फिर हम कहें स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे। ऑलराइट, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनको एज अ लोकल गवर्नमेंट के तौर पे। तो जो कोऑर्डिनेशन है इन दीज गवर्नमेंट्स के अंडर वो है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका मतलब हुआ कि ये सभी काम करेंगे एक साथ ताकि जो लोग हैं वो बेनिफिट ले सकें, पीपल जो है वो बेनिफिट्स ले सकें। ऑलराइट, और ये था प्राइम ऑब्जेक्टिव नीति आयोग का। क्योंकि जब हम ओपन करते हैं मार्केट प्लेयर्स को या ग्लोबल इकोनॉमी में एंटर करते हैं, जब हम लिबरलाइज करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए होता है। मॉडर्न एरा में हम देख रहे हैं कि कई सारी चीजें हो रही हैं इकोनॉमिकल सराउंडिंग्स में। ऑलराइट, और अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तो हम लोग सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ऑलराइट, लॉन्ग इन दी मार्केट। इसी वजह से हमने स्टैब्लिश किया था नीति आयोग को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करने के लिए। ऑलराइट, तो जो फंक्शंस एंड रूल की अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक के तौर पे और पॉलिसी एडवोकेसी के तौर पे काम करता है। ऑलराइट, थिंक टैंक का मतलब हुआ कि ये है आपके पॉलिसी मेकर्स। जैसे कि एक चीज याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, तो बेसिकली वो भी पॉलिसी मेकर्स थे। ऑलराइट, अगर वो भी पॉलिसी मेकर्स थे और जो नीति आयोग है वो भी पॉलिसी बना रहा है, तो डिफरेंस क्या हुआ इनके बीच में? ये दोनों ही सेम काम कर रहे हैं। तो हमने प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग क्यों स्टैब्लिश किया? क्योंकि नीति आयोग जो है बेसिकली हमारे पास वहां पे है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां की प्लानिंग कमीशन में हमारे पास था सिर्फ कमांड इकोनॉमी। ऑलराइट, और उसको हम जानते थे मिक्स इकोनॉमी के तौर पे भी। अब आप पूछेंगे मिक्स इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो बेसिकली आइए इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक्स की तरफ देखें तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमी में। तो ये है 3 डिवीजन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के। आइए इनको डिस्कस करते हैं एक के बाद एक। पहला है आपका कैपिटलिज्म। इसका मतलब हुआ ओनली प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं मार्केट को, और लिटिल इंटरवेंशन होती है गवर्नमेंट से। ठीक है, ये होता है कैपिटलिज्म। अब सोशलिज्म की हम बात करें, जो गवर्नमेंट है वो एक्सरसाइज करती है पावर्स को, ऑलराइट, कंट्रोल करने के लिए सभी कंट्री के रिसोर्सेस को।
और जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए। ऑलराइट। थर्ड पॉइंट है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी इसमें दोनों ही, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनके अपने रिस्पेक्टिव रोल्स होते हैं विद डिफाइंड पावर्स। ऑलराइट। तो ये थे आपके तीन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कैपिटलिज्म यानी मतलब हुआ कि यहाँ पे लगभग लिटिल बिट या फिर बिल्कुल ही इंटरवेंशन नहीं होता गवर्नमेंट के द्वारा या अथॉरिटीज के द्वारा मार्केट में, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं मार्केट को। सोशलिज्म में यहाँ पे कुछ भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो ओन करती है सभी रिसोर्सेज को कंट्री के। उसके बाद वो प्लान बनाते हैं और उसके बाद वो सबको बोलते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग काम करें। इसका मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए। मिक्स इकोनॉमी में दोनों ही गवर्नमेंट या प्राइवेट प्लेयर्स दोनों ही ऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। इसका मतलब हुआ कि उनके खुद के रिस्पेक्टिव रूल्स हैं विद द डिफाइंड पावर्स। ऑलराइट। तो जब हमारे पास प्लानिंग कमीशन था तो हमारे पास लगभग सोशलिज्म था, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन था बेसिकली वो स्टैब्लिश हुआ था ऑन द ब्लूप्रिंट्स ऑफ यूएसएसआर, जो कि था आपका सोशलिस्ट कंट्री उस टाइम में का। ऑलराइट। लेकिन 1991 के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1991 के बाद जब हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक ग्राफ में एंटर होते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ में, तो हमें लगा कि हमें अब ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए होगा जिसे हम मिक्स इकोनॉमी बोल सकते हैं, ताकि हम प्रमोट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकिन प्रोटेक्ट कर सकें लोगों के राइट्स को भी। इसीलिए ये साल था 2015 का जब हमने रियल में नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया। इसलिए नहीं कि हम प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर सके, बल्कि हम बढ़ावा दे सके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। तो ये काम करता है थिंक टैंक के तौर पे। ऑलराइट। इसका मतलब हुआ कि अब ये फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज को आफ्टर कंसीडर या फिर कहीं कंसीडरिंग सभी पॉसिबल एक्सपेक्ट्स को ऑफ स्टेक होल्डर्स इंडियन इकोनॉमी के। जितने भी स्टेक होल्डर्स है इंडियन इकोनॉमी के जो कि कनेक्टेड हैं आपके, वो सब कंसीडर होते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में नीति आयोग के। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को वेरियस इश्यूज पे, जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया और गवर्नेंस हो गया। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेशन ही इसका काम नहीं है, बल्कि ये एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है, क्योंकि ये इशू करता है एडवाइस ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और गवर्नेंस के लिए, स्टेट के लिए और नेशनल लेवल पे। नीति आयोग सर्व करता है प्लेटफॉर्म के तौर पे कोलैबोरेशन के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट के, एनेबल करता है उन्हें कलेक्टिवली काम करने के लिए टूवर्ड्स डिप्लोमेट गोल्स। अब अगर हम बात करें कुछ पॉइंट्स की जो कि डिफर करते हैं आपके नीति आयोग से, फ्रॉम प्लानिंग कमीशन से। ऑलराइट। तो बेसिकली
आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि ये फोकस करता है मॉडर्न डे पे, या फिर हम कहें मॉडर्न डे इकोनॉमिक कंडीशंस पे, ना कि ऑन पुराने या फिर कहें ईस्ट वाइल मार्केट्स पे। क्योंकि आजकल हम रहते हैं उस वर्ल्ड में जहां पे है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर हम पुरानी कंडीशन को फॉलो करेंगे जो हमारे पास 1947 में थी, तो हम जल्द ही खत्म हो जाएंगे इकोनॉमी से, मार्केट से, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो लगातार चेंज हो रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि ये इंक्लूड करता है स्टेट पार्टिसिपेशन को, और इसके पास है कम्युनिकेशन विद स्टेट्स, ना कि प्लानिंग कमीशन के तौर पे, जहां पे था इंस्ट्रक्शंस जो कि पास्ट होते थे सेंटर से स्टेट ओनली। ऑलराइट, तो पहली चीज ये है कि ये मॉडर्न डे प्रैक्टिस करता है। सेकंड, ये स्टेट पार्टिसिपेशन इंक्लूड करता है जो कि प्रेजेंट नहीं थे प्लानिंग कमीशन के साथ में। और प्लानिंग कमीशन में यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन थे वो सीधा सेंटर से स्टेट के लिए थे। ओके, इसके बाद यहाँ पे आया क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था, मान लीजिए कि यहाँ पे है ए बी सी और डी, ऑलराइट, और ई एफ। ओके, और मिडल में है यहाँ पे एक्स। जो एक्स है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है सेंटर को, और आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो यहाँ पे थे इंस्ट्रक्शन जो कि सेंटर से स्टेट में पास ऑन होते थे। यानी मतलब हुआ जो सेंटर है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देगा स्टेट्स को। ऑलराइट, यहाँ पे कोई भी क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक ही वे है, कम्युनिकेशन है इन दी प्लानिंग कमीशन। लेकिन अगर ये सेंटर है, उसके बाद ये है आपका ए बी सी डी एफ ई। तो प्लानिंग कमीशन में, सॉरी नीति आयोग में, हमारे पास है क्रॉस कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ सेंटर जो है वो ही कम्युनिकेट नहीं कर सकते स्टेट से, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो भी नीति आयोग के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को डिफरेंट स्टेट के साथ में, और स्टैब्लिश कर सकते हैं एक प्रॉपर कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप। इसीलिए इसको हम जानते हैं क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन के तौर पे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करें एक और इंटरेस्टिंग फीचर का नीति आयोग के, कि नीति आयोग जो है वो पे करता है स्पेशल अटेंशन टू स्पेशल सेक्शन ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि इसके पास है राइट्स क्रॉस कम्युनिकेशन के, क्योंकि ये फोकस करता है ऑन दी मॉडर्न डे प्रैक्टिसेस। इसी वजह से ये फोकस करता है मिक्स इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स पे, और बेसिकली फोकस करता है और पे करता है स्पेशल अटेंशन स्पेशल सेक्शन ऑफ इकोनॉमी पे, जिसको रिक्वायर होती है एडिशनल सपोर्ट अदर सेक्टर से। देन
other sectors. All right. फिफ्थ है आपका प्रोवाइड इंटरस्टेट डिस्प्यूट डिस्पोजल प्लेटफॉर्म। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे डिस्प्यूट है बिटवीन, सपोज मान लीजिए कि ये है एक्स, उसके बाद है ए बी सी डी ई एफ, ये स्टेट्स हैं। अगर यहाँ पे डिस्प्यूट है ए के बीच में, डी के बीच में, एफ के बीच में, सी के बीच में, तो ये रिजॉल्व कर सकते हैं अपने डिस्प्यूट को थ्रू नीति आयोग। इसीलिए ये देता है इंटरस्टेट डिस्पोजल, सॉरी डिस्प्यूट डिस्पोजल प्लेटफॉर्म। फिफ्थ पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये प्रमोट करता है एंट्रोप्रेन्योरियल कल्चर को। जैसे कि ये एंकरेज कर सके इंडियंस को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये बेसिकली स्कीम चलाता है, जैसे कि मेक इन इंडिया, या फिर हम कहें बेसिकली ये रिकमेंड करता है नीति आयोग जैसी स्कीम्स को। जैसे कि हो गया आपका मेक इन इंडिया, वो भी रिकमेंड की थी इन लोगों ने। इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि सर्व करते हैं इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के तौर पे। तो कौन है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन या फिर कौन है हेड नीति आयोग का? तो आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके पास है फिर वाइस चेयरपर्सन, जो कि हैं आपके फुल टाइम मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सपोर्ट करते हैं चेयरपर्सन को डिसीजन मेकिंग में और पॉलिसी फॉर्मेशन के तौर पे। जो पीएम है याद रखिएगा, वो है आपके चेयरपर्सन, और जो वाइस चेयरपर्सन है वो है बेसिकली आपके सीएम ऑफ द स्टेट्स। ऑलराइट। और अमंग से 28 स्टेट्स या फिर हम कहें 28 सीएम्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन एक सीएम जो है वो अपॉइंट होगा एज अ चेयरपर्सन, सॉरी वाइस चेयरपर्सन के तौर पे कुछ समय के लिए, ताकि वो चेयरपर्सन को असिस्ट कर पाए इन पॉलिसी फॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग। नीति आयोग कंप्राइज करता है फुल टाइम मेंबर्स को, पार्ट टाइम मेंबर्स को, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स को, जो एक्सपर्ट हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ये डिस्कस करेंगे कंपोजिशन के बारे में सेक्शन में। ऑलराइट। फिर हम बात करते हैं गवर्निंग काउंसिल की। नीति आयोग के पास अपनी गवर्निंग काउंसिल है, जो इंक्लूड करती है चीफ मिनिस्टर्स को ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। ऑलराइट। और साथ के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को भी यूनियन टेरिटरीज के। चीफ मिनिस्टर यूटी के वो होते हैं बेसिकली दिल्ली से। ऑलराइट। गवर्निंग काउंसिल इंक्लूड करती है चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के एंड यूटीज के। ऑलराइट। जैसे कि दिल्ली हो गया आपका, और फिर हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूनियन टेरिटरीज के। ये सभी पार्ट होते हैं आपके गवर्निंग काउंसिल के। गवर्निंग काउंसिल प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन एंड कंसल्टेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स इन वेरियस डेवलपमेंटल इश्यूज। ऑलराइट। इसका मतलब हुआ कि बेसिकली ये आपकी मेन वर्किंग बॉडी है इन नीति आयोग। ऑलराइट। इसके बाद हमारे पास रीजनल काउंसिल्स। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट करता है रीजनल काउंसिल्स को प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एनहांस करने के लिए इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये जो रीजनल काउंसिल्स हैं बेसिकली ये काम करती हैं आपकी फॉर ए पर्टिकुलर रीजन के लिए, फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए पॉलिसीज के। ओके। रीजनल काउंसिल्स ऑर्गेनाइज होते हैं अलोंग जियोग्राफिकल क्लस्टर्स के तौर पे, फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीजनल स्पेसिफिक सॉल्यूशंस डेवलपमेंट चैलेंजेस के लिए। आइए इन एक के बाद एक समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये है पूरा एंटायर रीजन और ये है आपकी XYZ पॉलिसी जो कि फॉर्मुलेट की गई है इस पूरे एंटायर रीजन के लिए।
ऑलराइट। अब ये जो रीजंस हैं उनके पास है रीजनल काउंसिल्स ए बी सी डी और ई, ऑलराइट। तो ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी ये मेंटेन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में। बी सी डी ई जो है वो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज के लिए होंगे, ऑलराइट। तो इस तरीके से जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है पॉलिसीज का वो इंश्योर होता है, ऑलराइट। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है रीजनल स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के लिए, डेवलपमेंट चैलेंजेस के लिए, वो अडॉप्ट होते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा रीजनल काउंसिल्स काम कैसे करती हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास है स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स एंड सेल्स। नीति आयोग ऑपरेट करता है वेरियस स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स को और सेल्स को फोकस करने के लिए स्पेसिफिक सेक्टर्स पे, जैसे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हो गए सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इनोवेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में आपको एनवायरमेंटल स्टडीज के सेक्शन में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। 3 ईयर्स एक्शन एजेंडा की हम बात करें, नीति आयोग प्रिपेयर करता है 3 ईयर एक्शन एजेंडा जो आउटलाइन करता है डेवलपमेंटल गोल्स को, स्ट्रेटजीज को और पॉलिसी मेजर्स को मीडियम टर्म के लिए। बेसिकली जब हमारे पास था प्लानिंग कमीशन, हम लोग बना रहे थे प्लान 5 ईयर्स के लिए। अब हम प्लान बनाते हैं 3 साल के लिए, जिसे हम बोलते हैं 3 ईयर एजेंडा प्लान और मीडियम टर्म प्लान भी। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। पहला हमारे पास है चेयरपर्सन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व करते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के तौर पे नीति आयोग के। चेयरपर्सन के तौर पे प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल गाइडेंस, डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को, ऑलराइट। फिर आते हैं वाइस चेयरपर्सन। नीति आयोग के पास है फुल टाइम वाइस चेयरपर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है सपोर्ट करने के लिए चेयरपर्सन को इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन और डिसीजन मेकिंग, जो मैं आपको बता चुका हूं। वाइस चेयरपर्सन लीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अगर चेयरपर्सन नहीं है तो। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास है स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल और वो अपसेंट हो जाते हैं तो कौन लेता है उस दिन का चार्ज? वाइस प्रिंसिपल लेते हैं, राइट। ठीक वैसे ही चीजें होती हैं नीति आयोग के साथ में। अगर चेयरपर्सन अपसेंट है मीटिंग में किसी भी रीजन की वजह से, तो जो वाइस चेयरपर्सन है बेसिकली वो उस मीटिंग को हेड करेंगे। फुल टाइम मेंबर्स की बात करें, नीति आयोग इंक्लूड करता है टीम ऑफ फुल टाइम मेंबर्स जो कि एक्सपर्ट होते हैं वेरियस फील्ड्स एंड डोमेन से, जैसे हमने डिस्कस किया। ये प्ले करते हैं की रोल एडवाइस करने में चेयरपर्सन को, वाइस चेयरपर्सन को वेरियस पॉलिसी मैटर्स में और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में, क्योंकि ये होते हैं एक्सपर्ट तो उनके पास होती है वेल डिफाइंड नॉलेज अपने फील्ड की। और ये सजेस्ट करते हैं रिकमेंडेशंस और पॉइंट्स टू बी एडेड इन दी पॉलिसी, ऑलराइट। फिर हम बात करें पार्ट टाइम मेंबर्स के। नीति आयोग के पास होते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स जो कि अपॉइंट करा जाता है कई सारे सेक्टर्स से, इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, अकेडमी और सिविल सोसाइटी। पार्ट टाइम मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्टीज ऑन साइट टू नीति आयोग एक्टिविटीज एंड डिस्कशन। ये कुछ टाइम के लिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि ये कई सारे सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो इनको अपॉइंट किया जाता है सिर्फ इनकी एक्सपर्टीज के लिए और इनसाइट्स के लिए, नीति आयोग के लिए, उनकी एक्टिविटीज के लिए। फिर हम बात करें एक्स ऑफिशियल मेंबर्स की। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स जो होते हैं नीति आयोग के, वो ऑफिशियल्स होते हैं जिन्हें की अपॉइंट किया जाता है बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन इन गवर्नमेंट और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। यानी ये हो गए आपके सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी, इस तरह के लोग। ये मेंबर इंक्लूड करते हैं यूनियन मिनिस्टर्स को, सीनियर ऑफिशियल्स को फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज, ऑलराइट। गवर्निंग काउंसिल की हम बात करें, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। रीजनल काउंसिल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स एंड सेल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके। सो स्टूडेंट्स बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये क्रूशियल है अंडरस्टैंड करना कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नीति आयोग जो है बेसिकली अब वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग इंडिया के लिए। और अगर हम एबल नहीं हैं इसको समझने में तो हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे चीजों को प्रॉपरली, ऑलराइट। और हम एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने मेन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं मिस कर दिया। और अगर हम इकोनॉमी रिलेटेड एग्जाम्स की बात करें और हम नीति आयोग की ही बात नहीं करते हैं तो बेसिकली ये तो ग्रेटर लॉस होगा हमारे लिए। तो इसीलिए इस लेक्चर में हमने नीति आयोग को अच्छे से फिनिश कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छे समझ में आएंगे जो हमने डिस्कस किए हैं, ऑलराइट। इन सभी को आप रिवाइज कर लीजिएगा इससे पहले कि आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए आते हैं, क्योंकि ये आपके अपने ही बेनिफिट के लिए है
और मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। ऑलराइट, इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।